हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज के क्लास में हम एक बहुत ही जरूरी डिस्कशन करने वाले हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो एक्स्ट्रा कैश ओनर्स था वो भारत सरकार पे आएगा, ना कि यूसीसी पे। तो जो यूनियन कार्बाइड आप बोल सकते हो कंपनी थी, जो जो रिस्पॉन्सिबल थी रादर फॉर द भोपाल गैस ट्रेजेडी, वहां पे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा निर्णय आया है कि जितना भी कॉम्पनसेशन अभी तक देना था वो दे चुका है, प्लांट यूसीसी दे चुका है। अब भोपाल गैस त्रासदी का जितना भी अतिरिक्त पैसा है वो भारत सरकार देगा। क्यों ये न्यूज में आया, क्या इसके इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स हैं, क्या होता है क्यूरेटिव पिटिशन, किस वजह से कौन से प्लीज या पिटिशंस को जाहिर करा गया, आज की क्लास में हम वो सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। भारत सरकार की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट बोला या एजर्ट करा रादर, जहां पे उसने उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की क्यूरेटिव प्ली को हटा दिया, खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया और ये बोला कि अब जितना भी पैसे की कमी है भोपाल गैस ट्रेजेडी या भोपाल गैस ट्रेजेडी में, जितना भी परसेंटेज कम है पैसे का, जो कॉम्पनसेशन का शॉर्टफॉल है, उसका सारा का सारा ओनर्स आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट पे। जहां पे इन द सेंटर्स क्यूरेटिव प्ली पिटिशन उन्होंने बोला था कि आप इंक्रीज कर दीजिए पैसे को, इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रादर किस क्यूरेटिव पिटिशन के लिए ये अपना निर्णय सुनाया? सेंटर ने बोला था कि हमको 7,413 करोड़ का एक कॉम्पनसेशन चाहिए, जो ओरिजिनल सेटलमेंट अमाउंट था 750 करोड़ का, उसके उपयुक्त। ठीक है, यूनियन कार्बाइड की जितने भी सक्सेसर कंपनीज आए हैं उनसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया उनको जितना देना था वो पैसा दे चुके हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। एज ऑफ नाउ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जितना भी अमाउंट है, जितना भी पैसा है, वो भारत सरकार अपने खजाने से भरेगी। अगर हम बात करें ये निर्णय कैसे लिया गया, 5 न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी। देयर वाज अ 5 जज बेंच व्हिच वाज क्रिएटेड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस ओनली। और उन्होंने ये चीज बोली कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है भारत सरकार की, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वो अच्छे से जो भी डेफिशिएंसी है कॉम्पनसेशन में उसको लेकर आए। और जिसको ग्रोस नेग्लिजेंस बोला गया ऑन द फेलियर, कि भाई इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं निकाली थी आपने सर्वाइविंग विक्टिम्स के बेसिस पे, क्योंकि सर्वाइविंग विक्टिम्स के बिहाफ पे कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी। ये घोर लापरवाही है और इसका जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट है वो भारत सरकार को अपने एक्सचेकिया से या अपनी ट्रेजरी से भरना पड़ेगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी सबको पता है दुनिया के सबसे बुरे, सबसे टफेस्ट या सबसे खराब औद्योगिक आपदाओं में से एक है, जहां पे 1984 का ये जो लीक हुआ था, 5,295 लाइव्स ले गए थे, 5.5 लाख के अराउंड लोग इसमें किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई एलिमेंट से सफर कर रहे थे। कहानी कब शुरू हुई भोपाल गैस ट्रेजेडी की? दिस वाज 3 दिसंबर 1984, जहां पे गैस होती है या मिसाइल आइसोसाइनाइड के जो प्लांट था एमआईसी, यहाँ पे ये केमिकल फॉर्मूले की अगर आप बात करो, इसको CH3NCO के नाम से या C2H3NO से डिनोट किया जाता है। तो ये मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई थी फ्रॉम द पेस्टिसाइड प्लांट। पेस्टिसाइड प्लांट था यूनियन कार्बाइड कंपनी का, जहां पे अब ये डाउ केमिकल्स के नाम से प्रसिद्ध है। इसका नाम चेंज हो चुका है, सक्सेसर कंपनी आप इसको बोल सकते हो। ये एमएनसी सिचुएटेड थी मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में। करीबन एस्टिमेट लगाया जाता है कि 40,000 टन 40 टन जो गैस है वो लीक हुई थी, जहां पे एज अ पार्ट ऑफ दिस जो केमिकल्स लीक हुए थे यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से, इसमें सबसे प्रोमिनेंट गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। ये एक बहुत एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैस होती है, जो जिसका जो कॉन्सेंट्रेशन अगर कैसे भी हवा में 21 पार्ट्स पर मिलियन टच कर गया, विद इन मिनट्स, मतलब कुछ मिनटों में ही डेथ हो सकती है जिसने भी उस गैस को कंज्यूम कर लिया। अब आप इमेजिन करो ये गैस कितनी टॉक्सिक होगी, जहां पे 21 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में से 21 भागों में भी अगर ये गैस प्रेजेंट है तो भी डेथ हो सकती है। वन ऑफ द वर्स्ट केमिकल डिजास्टर्स था ग्लोबली, और अभी तक 1984 से हम आज 2023 में आ चुके हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर आपदा के जो कहते हैं ना झटके, आज तक हम फील कर पा रहे हैं। जहां पे इस ट्रेजेडी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट को 1991 में लेकर आए थे, इनैक्ट करा था। और ये मैंडेटरी कर दिया था कि इंडस्ट्रीज को इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। प्रीमियम जो इस इंश्योरेंस का होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा टू द एनवायरमेंट रिलीफ फंड और कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेगा, कोई भी अगर भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसा डिजास्टर हुआ कभी भी। अब 1984 से पहले तो कुछ ऐसा नियम था नहीं। दिक्कत क्या हुई कि भाई जब 1984 से पहले कोई ऐसा नियम था नहीं जहां पे कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, यूनियन कार्बाइड को जितना कॉम्पनसेशन था वो दे चुके हैं। अब जो इतना भी हर्जाना बचा है, या जो सेंटर ने एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन की डिमांड करी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अब ये जो काम है ये आप अपनी ट्रेजरी से करेंगे।
किस पर्टिकुलर तरीके से आया, तो ये कहानी शुरू हुई है क्यूरेटिव पेटिशन से। क्यूरेटिव पेटिशन का कॉन्सेप्ट इंडियन पॉलिटी से कैसे रिलेटेड है, आइए जानते हैं। क्यूरेटिव पेटिशन को सपोर्ट किया जाता है आर्टिकल 137 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जहां पे कोई भी लॉ या रूल जो आर्टिकल 145 के तहत बनेगा, जहां पे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है या कोई भी जजमेंट को प्रोनाउंस कर सकता है, उस पर्टिकुलर पार्ट में डील किया जाता है। ये पेटिशन 30 दिनों के अंदर फाइल होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट या कोई भी जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने निकाला उस पर। क्यूरेटिव पेटिशन लास्ट रेमेडी अवेलेबल होती है किसी भी लिटिगेंट के पास, हमारे एपेक्स कोर्ट या टॉप कोर्ट के सामने, जब उन्होंने अपने सारे एग्जॉस्टिव ऑप्शंस को एग्जॉस्ट कर दिया है, जैसे अपील हो गई, रिट पेटिशन हो गया, और उसके बाद रिव्यू पेटिशन भी। क्यूरेटिव पेटिशन के बाद एटलीस्ट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, एटलीस्ट इन द बुक ऑफ जुडिशरी कुछ भी नहीं रह जाता है। भोपाल गैस केस में भी यही हुआ कि दिक्कत क्या थी, कोई रिव्यू पेटिशन फाइल नहीं हुआ, और एपेक्स कोर्ट ने एक एक्सेप्शन बनाया, उन्होंने तब भी भारत सरकार को बोला कि चलो ठीक है, अगर रिव्यू पेटिशन नहीं भी आया, आप तब भी क्यूरेटिव पेटिशन को फाइल कर सकते हो, ठीक है। अब इसी क्यूरेटिव पेटिशन को डिसमिस करा सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने एक सिंपल सी चीज बोली कि जितना भी एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन का अमाउंट है उसका ओनर्स भारत सरकार पे आएगा, ना कि यूनियन कार्बाइड और उसके जो सक्सेसिव कंपनीज आई हैं उन पर। आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही, बट बिफोर आई वाइंड अप, अ सुपर क्विक रिमाइंडर अबाउट द न्यू बैचेस दैट वी आर गेटिंग एट अनअकैडमी। अनलॉक 20%, आप यूज कर सकते हो कोड, आपको 20% का ऑफ मिलेगा। कोड यूज करो शिवजी लाइव, SHIVGLIVE। 17 मार्च से हमारे आरंभ बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 2024 के लिए, जहां पे हम लोग 2024 के एस्पिरेंट्स की फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तैयारी करवाएंगे। ऑफलाइन सेंटर्स भी हमारे शुरू हो चुके हैं, 5 से 7:30 बजे 3 अप्रैल से क्लासेस लगा करेंगे। ये हमारा सेकंड जीएस का ऑफलाइन बैच है, जो कि करोल बाग में दिल्ली में सेंटर है, वहां पे ये क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी बाय द टॉप educators in their field. And apart from that, before I wind up, a super quick thank you, and please like this video, share it as much as you can, and subscribe कीजिए Unacademy UPSC Unstoppable को। Thank you so much and have a fantastic day everyone.